हेलो फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह एक हास्य रस की कहानी है। मतलब उसका जॉनर ह्यूमर है। कहानी काफ़ी मज़ेदार है और कहानी का नाम है लॉटरी का नतीजा। कहानी लिखी है मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑथर्स बिमल मित्रा जी ने। तो सुनिए कहानी लॉटरी का नतीजा। हाँ, तो हम सभी लोग जाड़े में आग तापने के लिए गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे और हमारे बीच बैठे थे हमारे दादाजी, जो हमें कहानी सुनाने वाले थे। उनके सामने उनका हुक्का रखा हुआ था, जिसका वे बड़ी तबीयत से मजा ले रहे थे। दादाजी ने कहानी शुरू की। फर्ज करो तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा। दोस्त मित्रों को बताया कि लॉटरी टिकट बेचने वाले का काफी आग्रह था, इसलिए यह बेवकूफी तुमने की। नहीं तो लॉटरी पर तुम्हारा विश्वास थोड़े ना है। और यह भी बतलाया कि भाग्य पर यकीन करके रातों रात बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनने की ललक आलसी काहिल आदमियों का फितूर है, आदि आदि। परंतु मन ही मन तुम ये भी सोच रहे होगे कि अगर भाग्य अच्छा हो और तुक्का लग गया तो राम श्याम जदू मधु के बदले शायद तुम ही रुपये पा जाओ। अगर किस्मत साथ दी तो पता नहीं 10-20 लाख रुपए तुम्हारे पॉकेट में। उन रुपयों पर पूरा तुम्हारा अधिकार। पसीना बहाकर कमाए रुपये नहीं, डकैती के भी नहीं, बिजनेस के भी नहीं, नौकरी के भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छप्पर फाड़ कर मिले हुए रुपये। उसके बाद सोकर बैठकर नींद में जगे हुए जैसे भी चाहे उन रुपयों को खर्च करो, पैर पर पैर रखे, कोई पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। हमारे फलाहारी पाठक की भी यही दशा हुई थी। हमने पूछा, दादाजी ये फलाहारी पाठक कौन? दादाजी ने भड़ूक भड़ूक आवाज करके तंबाकू खींचते खींचते बोला, उस फलाहारी पाठक को तुम लोग नहीं जानते। वह है सिविल कोर्ट का क्लर्क। बचपन में बाप के साथ मुंगेर जिले से चलकर कलकत्ता आया था दरबानी सीखने के लिए। बाप संड मुस्तंड गुंडे जैसे चेहरे का मालिक। लड़का इस कदर दुबला पतला कैसे हुआ कौन जाने। सत्तू हजम न कर सके तो लाठी चलाएगा कैसे? कुश्ती भी नहीं करता। एक दिन अखाड़े में उसके बाप ने उसे गिराकर मिट्टी मल दी। इसके चलते ठंडे के मौसम में उसे जोर की ठंड लग गई और निमोनिया हो गया, जिससे वह 1 महीने तक अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। इसके बाद बंगालियों की तरह महीन चावल का भात, कच्चे केले, सिंधी मछली का झोल और नींबू, यही खाने को दिया जाता। सत्तू हजम नहीं होता, भीजे हुए चने हजम नहीं होते, और अगर शरीर जरा भी उधड़ जाए तो ठंड लग जाए, बरसात में भीग जाए तो बुखार आ जाए। बिहारी लड़का फलाहारी पाठक बंगाल में आकर बिल्कुल एक बंगाली हो गया। बाप ने देखा दरबान का काम इस बच्चे के बस की तो बात नहीं, बस लिखाने पढ़ाने लगा, शायद कहीं क्लर्क ही मिल जाए किसी ऑफिस में। और जैसे तैसे फलाहारी पाठक सिविल कोर्ट में क्लर्क लग ही गया। फिर फलाहारी पाठक की शादी हुई, लड़का हुआ, परिवार हुआ, किंतु खुद फलिहारी पाठक बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, दुबला पतला मरियल। वह जैसे भी हो, फलाहारी के दिन किसी प्रकार कट रहे थे और अचानक फलाहारी के नाम 10 लाख रुपये लॉटरी के उठे। टिकट वैसे फलाहारी ने संयोग से ही खरीदा था। निवारण वकील ने जबरदस्ती कर सभी को एक एक टिकट दे दी थी। फलाहारी एक मुकदमे के लिए आसामी का कागज लेकर वहां आया था, वकील की खोज में। आते ही निवारण वकील ने धर दबोचा, कहा, एक टिकट तो तुम्हें खरीदना ही होगा फलाहारी। फलाहारी बोला, मेरे पास इतने रुपये नहीं है वकील बाबू, और मेरा क्या वैसा भाग्य है, नहीं तो क्या कोर्ट में क्लर्क होता। निवारण वकील ने शुरू में फलाहारी की ओर से टिकट का 10 रुपया अपनी जेब से ही दे दिया था।
उसके बाद अगले महीने की शुरुआत में फलाहारी से उसने वो रुपये वसूल कर लिया। शुरू में जब यह खबर आई तब फलाहारी कोर्ट से लौटा नहीं था। फलाहारी का बड़ा लड़का बिजनाथ ऑफिस से जब लौटा तब उसने अखबार पढ़ा पाया जिसमें कि लॉटरी का नतीजा आया था। अखबार को खोलकर उसने जब पढ़ा तब पढ़कर चौंक गया। फलाहारी के नाम से फर्स्ट प्राइज निकली है। ब्रिजनाथ ने यह खबर चुपचाप अपनी मां को बतलाई। ब्रिजनाथ बोला, यदि अभी पिताजी को खबर बतला दें तो पिताजी का दिल कमजोर है। हो सकता है कि पिताजी इस खुशी को सहन ही ना कर पाएं। इससे अच्छा है कि खबर को अभी दबा दिया जाए। बेटे और मां ने सलाह करके तय किया कि फलाहारी पाठक को फिलहाल कुछ न बताया जाए। कुछ दिनों के बाद पक्की खबर आई कि फलाहारी पाठक को ही 10 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज निकला है। फलाहारी पाठक अब सचमुच 10 लाख रुपए का मालिक बन चुका था। इस दफा भी ब्रिजनाथ ने खबर पाकर बाप को कुछ नहीं बतलाया, किंतु बड़ी मुश्किल में पड़ गया। 10 लाख रुपए, चालाकी की तो कोई बात ही नहीं है। बाप का हार्ट तो कमजोर है, बचपन से ही दुबला पतला चेहरा। बड़ा होने पर चेहरा अच्छा होना तो दूर रहा और भी कमजोर हो गया था। इसके अलावा सिर्फ कोर्ट तक ही आना जाना, क्योंकि डॉक्टर ने कह रखा था कि किसी हालत में भी ज्यादा उत्तेजित होना इनके लिए ठीक नहीं होगा। कोर्ट से आते ही फलाहारी सो पड़ता। ब्रिजनाथ ने नतीजा आने के रोज से ही पिता को कोर्ट जाने से मना कर दिया। कहे, नहीं नहीं, बुढ़ापे में आपको अब और मेहनत नहीं करनी होगी। हम आखिर किस लिए हैं? फलाहारी पाठक को तो घर में बंद कर रखा जाता। किसी के साथ ब्रिजनाथ भेंट भी नहीं करने देते। ब्रिजनाथ ने भी छुट्टी ले ली थी। पता नहीं, अगर कोई कहीं गलती से भी पिताजी को ये गुड न्यूज दे जाए कि उन्हें लॉटरी में 10 लाख रुपए मिले हैं तो उनका कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। यही तो उस दिन पूना में एक गाड़ीवान घोड़ा गाड़ी चला रहा था। हठात उसके एक दोस्त ने उसे बतलाया कि उसे 2 लाख रुपया मिला है। लॉटरी में 2 लाख रुपया उठने की बात से ही गाड़ीवान गाड़ी से धरती पर उलट गया। गरीब आदमी एक साथ 2 लाख रुपए की बात सोच भी नहीं सकता था। और एक और घटना घटी थी। एक ऑफिस के चपरासी को जो ही खबर आई कि उसने लॉटरी में 1 लाख रुपए पाए हैं, जो ही वह बेहोश हो गया। आखिर सिर में पानी और बर्फ डालने पर उसे होश आया जरूर, लेकिन हमेशा के लिए उसका दिमाग खराब हो गया। रुपया वह बेचारा भोग ही नहीं पाया। इस तरह की कितनी ही घटनाएं ब्रिजनाथ को मालूम है। अब अंग्रेजों के जमाने की एक बात ये हुई कि एक दफा एक रेलवे ऑफिस के चपरासी के नाम से 40,000 रुपये उठे। ऑफिस के साहब के पास जब यह खबर पहुंची तो गोरे साहब ने चपरासी को अपने रूम में बुलाया और बुलाकर चाबुक से अच्छी तरह उसकी मरम्मत की। जब पिटते पिटते चपरासी बेचारा हलकान हो गया और उसे खड़े रहने की ताकत भी न रही, तब साहब ने चपरासी को उसके 40,000 रुपये मिलने की बात बतलाई। चपरासी ने दंग होकर पूछा, साहब इतना मारा क्यों मुझे? फिर साहब ने कहा, बेटा तुमको इतना नहीं मारा होता तो तुम अभी जिंदा रह पाया था क्या? तुम तो बेमौत मारा जाता। हा हा हा। इस प्रकार की हजारों कहानियां ब्रिजनाथ को मालूम है। एक साथ 10 लाख रुपये उसके बाप फलाहारी पाठक ने इतने रुपये सपने में भी नहीं देखे थे। अचानक ही न्यूज सुनकर कोई दुर्घटना न हो जाए। अब फलाहारी को ब्रिजनाथ आंखों के सामने सारे दिन रखे, घर से बाहर निकलने ही न दे। किसी मौके पर बाहर अगर निकल जाए और खबर सुनकर कहीं उसका हार्ट फेल हो जाए तो? इसके अलावा अब तक सभी को लॉटरी निकल जाने की खबर मिल चुकी थी। जानने के बाद से ही काफी लोग अब आने लगे दिन रात। बीमा का दलाल आता है, बैंक का आदमी आता है, इंजीनियर आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, शेयरों का दलाल आता है, दोस्त आते हैं और गैर दोस्त भी बहुत सारे आते हैं। एक विचित्र मामला, किंतु ब्रिजनाथ भी होशियार आदमी है। दिन रात दरवाजे पर कुंडा पड़ा रहे, किसी के साथ भेंट नहीं करना, घर में अखबार भी आना बंद।
क्या मालूम अखबार में ही खबर छपी हो और फलाहारी उसे पढ़कर ही संयोग से कहीं ऊपर ही न चला जाए। किंतु इस कदर और कितने दिनों तक दबाकर रखा जा सकता है इस तरह की बातों को। और दो एक दिन में ही रुपये भी आ जाएंगे, तब तो फलाहारी जान ही जाएगा। किंतु इसके पहले कुछ न कुछ युक्ति निकालनी ही होगी। उस मोहल्ले के नकुलेश्वर काफी दिनों के होम्योपैथिक डॉक्टर फलाहारी पाठक के परिवार की चिकित्सा करते हैं। उन पर ब्रजनाथ का पक्का विश्वास है। अंत में उन्हीं के पास मशविरा करेगा। ब्रजनाथ ने तय किया। हाँ बेटा, तुम लोग सोच रहे होगे कि होम्योपैथी का डॉक्टर आखिर लॉटरी के टिकट के बारे में क्या राय देगा। लेकिन होम्योपैथिक में इलाज न हो ऐसा तो कोई रोग ही नहीं है। इसके अलावा नकुलेश्वर डॉक्टर एक ईमानदार आदमी भी है। ब्रजनाथ को एक बार एक विचित्र रोग हुआ था। चेहरे का बायां हिस्सा सिर्फ पसीने से तर्राता था। दाईं ओर खुश्की होती थी और थोड़ी सी देर के बाद भयंकर पसीना। यह एक विचित्र रोग है। नकुलेश्वर डॉक्टर ने ब्रजनाथ को बताया था कि भारत में यह रोग ब्रजनाथ को ही सबसे पहले हुआ है। यह केस वैसे हैनिमन की किताब में भी नहीं है। हाँ, पहले चिली में इस प्रकार के कई रोगी दिखाई दिए थे, किंतु नकुलेश्वर ने पता नहीं ऐसी क्या दवा दी कि 13 दिन के अंदर अंदर वह रोग बिल्कुल जाता रहा। ब्रजनाथ उसी दिन से पहली बार नकुलेश्वर डॉक्टर का गुण समझ गया था। यह नकुलेश्वर डॉक्टर अद्भुत व्यक्ति है। बीमारी को खत्म करना ही इसका उद्देश्य होता है। रुपये का तो इसे बिल्कुल ही लोभ नहीं। तो ब्रजनाथ नकुलेश्वर के पास पहुंचा और अपने पिताजी की परेशानी की बात सारी उसे कह सुनाई। सब सुनकर नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा, नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। कहकर वह मोटी मोटी कई किताबें उलटने लगा। कई दफा चश्मे को खोला, लगाया, किताबों को रखा। इसके बाद ब्रजनाथ से पूछा, पिताजी को कभी सर्दी हुई थी? सर्दी फलाहारी पाठक को पता नहीं कितनी बार हुई हो, किसको नहीं होती। ब्रजनाथ ने कहा, जी हां डॉक्टर बाबू, हुई थी। अच्छा, सर्दी होने पर आंखों से पानी गिरता था? नकुलेश्वर डॉक्टर ने पूछा। हाँ, गिरता था, ब्रजनाथ ने कहा। गिरता ही होगा, नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा। इसके बाद कुछ क्षण सोचकर कहा, बाईं आंख से गिरता था कि दाईं आंख से गिरता था? यह तो नहीं जानता डॉक्टर बाबू। ब्रजनाथ काफी देर तक सोचकर भी याद नहीं कर पाया। काफी सोचने विचारने के बाद नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, एक बात बताओ भाई ब्रजनाथ, तुम्हारे पिताजी को रात में सोते देखा है? तो ब्रजनाथ क्या उत्तर दे, सोच नहीं पाया। आजकल तो ब्रजनाथ पिता के पास ही सोता है। नकुलेश्वर यदि पूछे कि पिता सोने के समय पहले बाईं आंख मूंदता है या दाईं आंख मूंदता है, तो क्या जवाब देगा, यही सोचने लगा। किंतु नकुलेश्वर इस प्रश्न के किनारे भी नहीं गया। उसने पूछा, बाईं करवट सोता है तुम्हारा बाप या दाईं करवट सोता है? जानते तो हो? खूब सोचकर ब्रजनाथ ने जवाब दिया, सारी रात ही पिताजी कभी इस तो कभी उस करवट सोते हैं। नहीं यार, तुमसे नहीं होगा। नकुलेश्वर ने ब्रजनाथ को उसके हाल पर छोड़ दिया। फलाहारी को खुद न देखने से मेरा ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। रोगी है 7 मील दूर, तो ऐसे में क्या इलाज होता है? आखिर में नकुलेश्वर डॉक्टर ब्रजनाथ के साथ फलाहारी पाठक के घर पर पहुंचा। ब्रजनाथ को नकुलेश्वर ने समझा दिया था कि तुम कुछ चिंता मत करो, काफी रोगियों को देखते देखते हम लोग सब जान जाते हैं। तुम्हारे पिताजी को मैं एकदम पक्का कर दूंगा। हम लोग डॉक्टर आदमी हैं, रोगी को कैसे चंगा किया जाता है हम सब जानते हैं। फलाहारी को डॉक्टर बाबू को देखकर आश्चर्य हुआ। कहा, अरे ये क्या डॉक्टर बाबू, आप? ऐसे ही आ गया था तुमसे मिलने फलाहारी, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? इस ओर से जा रहा था, कहकर नकुलेश्वर डॉक्टर सामने चारपाई पर बैठ गया। इसके बाद काफी देर तक इधर उधर की बातचीत होती रही और नकुलेश्वर डॉक्टर बीच बीच में फलाहारी पाठक की ओर देखते भी जा रहे थे। हठात
छठ से लॉटरी की बात आ जाने से नहीं चलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे सुहाती बात उठानी होगी। फलाहारी पाठक का कलेजा कमजोर है। जरा सी जल्दबाजी की तो नतीजा हार्ट फेल हो सकता है। काफी देर तक बात करने के बाद नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा, अब सोचता हूं पाठक जी कि लॉटरी का टिकट खरीद लूं। इस तंगी में और चलना कठिन हो गया है। फलाहारी पाठक बोल उठा, अरे हां, मैंने भी एक टिकट खरीदी थी डॉक्टर बाबू। नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, खरीदे थे क्या? हाँ, निवारण वकील के जिद पर खरीदी थी एक, किंतु शायद उठी नहीं। उठने पर इतने दिन तक खबर तो पाई जाता, और हमारे भाग्य में आएगा भी नहीं डॉक्टर बाबू, ये तो मैं जानता ही था। नकुलेश्वर डॉक्टर सीधे होकर बैठ गए। यही मौका है, कहा, फर्ज करें कि आपके नाम से एक टिकट उठी जाए तो? फलाहारी पाठक ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं डॉक्टर बाबू, मेरा वैसा भाग्य ही कहाँ है जो नहीं तो क्यों ये सिविल कोर्ट में क्लर्की करते हुए जिंदगी काटता रहता। नहीं नहीं, सोचिए कि आप एक फोर्थ प्राइज पा जाएं। नकुलेश्वर डॉक्टर ने कहा, फोर्थ प्राइज? कितने रुपए? उत्सुकता से पूछा फलाहारी पाठक ने। यही सोचिए, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपयों में से क्या होगा, काफी तो कर्जा हो गया है, सब कुछ चुका दिया जाता। अगर पैसा मिलता तो। कुछ कुछ बोरियत के भाव से फलाहारी पाठक ने कहा, अच्छा छोड़िए, सोचिए कि आपको थर्ड प्राइज आ जाए तो? थर्ड प्राइज कितना? यही कोई 4 लाख रुपए। एक कदम आगे बढ़े नकुलेश्वर। अरे वाह, ऐसा होने पर तो मैं अपना मकान बदल लूंगा। देख नहीं रहे हैं, इस भाड़े के मकान में रह रहा हूं और छत से पानी छूता है बरसात में। बाड़ी वाले से ठीक करवाने को कहने पर भी ठीक नहीं करवाता। किसी मकान की खबर है आपके उधर? थोड़े से खुश खुश होते हुए फलाहारी पाठक ने पूछा। इस बार एक कदम और बढ़े नकुलेश्वर। थोड़ा थोड़ा करके यह बंदा सह पाएगा। नकुलेश्वर ने पूछा, अच्छा फर्ज कीजिए कि सेकंड प्राइज आपको मिल जाए, तब क्या करेंगे? हैं, सेकंड प्राइज कितने का? मान लीजिए 5 लाख रुपए का, तब क्या करेंगे? नकुलेश्वर ने अच्छी तरह देखा कि फलाहारी पाठक का चेहरा खुशी से चमक उठा। फलाहारी पाठक ने कहा, इतने रुपये क्या किसी दिन मिलेंगे भी डॉक्टर बाबू? और यदि मानिए कि मैं पा ही गया तो बैंक में रखकर पैर पर पैर धरे आराम से ब्याज खाऊंगा। यह कहकर हो करके हंस पड़ा फलाहारी। इस बार ठीक आखिरी कदम है, किंतु फिर भी नकुलेश्वर को मालूम हुआ कि काफी भय कट गया है। फलाहारी पाठक के चेहरे पर किसी प्रकार के एक्साइटमेंट या उत्तेजना का कोई चिन्ह नहीं। नकुलेश्वर ने अपना आखिरी प्रहार किया। अच्छा मान लीजिए आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया, एक साथ 10 लाख रुपए तो? यह सुनकर फलाहारी जोर जोर से हंसता रहा। उस हंसी के बीच फलाहारी की दोनों आंखें गड्ढे से बाहर निकलने को हो आईं। गले की शिराएं फूलने लगीं। नकुलेश्वर को लगा जैसे फलाहारी पाठक हंसते हंसते अभी मारा जाएगा, किंतु नहीं। फलाहारी ने खूब जोर लगाकर खुद को संभाल लिया। हंसी खत्म हो जाने पर भी फलाहारी दम साध रहा था। नकुलेश्वर को इत्मीनान हो गया कि यह यात्रा नकुलेश्वर के लिए शुभ रही। फलाहारी अब बच गया। नकुलेश्वर ने कहा, तो 10 लाख रुपये मिलने पर मुझे मिठाई तो खिलाएंगे? फलाहारी ने कहा, हमारा भाग्य इतना अच्छा कहां है डॉक्टर बाबू, 10 लाख रुपये एक साथ? क्या मजाक करते हैं। अच्छा ठीक है, मिलने पर मैं सब के सब 10 लाख रुपये आपको दे दूंगा, यह वचन देता हूं ब्राह्मण होकर के। फलाहारी की यह बात जैसे ही खत्म हुई कि नकुलेश्वर डॉक्टर अचानक चारपाई से जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा। ब्रजनाथ ब्रजनाथ, फलाहारी पाठक चिल्ला पड़ा। ब्रजनाथ पास वाले कमरे में ही था। इस कमरे में आकर देखा कि नकुलेश्वर डॉक्टर जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। हुआ यूं था कि फलाहारी पाठक तो इतने रुपये पाने के आनंद को धीरे धीरे हजम करता जा रहा था, जबकि नकुलेश्वर डॉक्टर को संभलने का वक्त ही नहीं मिला।
हठात रुपये मिलने के आनंद से अचानक बेहोश हो गया। कहानी सुनकर हम सभी हो करके हंस पड़े। मैंने कहा, सचमुच दादाजी, क्या ये सच्ची बात है? जोर से हुक्का टांगते हुए दादाजी ने कहा, तभी से जानता था कि तुम लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करोगे। आजकल के लड़के हो ना तुम लोग, भगवान पर विश्वास नहीं, भूत पर विश्वास नहीं। हाँ, बात को खत्म किए बिना ही दादाजी फिर हुक्का टानने लगे। तो ये थी आज की कहानी लॉटरी का नतीजा। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किस्से, कहानियाँ और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो बस अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।